हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को वीडियो में स्वागत है। आज हम आरसीसी के और क्वेश्चन करने वाले हैं जो रिपीटेड होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ये पार्ट 2 हमने एक और वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर, आरसीसी के पे। ठीक है, अभी इस वीडियो में हम एक दो न्यूमेरिकल भी देखेंगे और बाकी रिपीटेड क्वेश्चन तो हम देखेंगे ही। अगर आपको अपडेट चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किस भी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आरसीसी की हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जे एग्ज़ाम के लिए, ए के लिए भी, ईएससी और गेट के लिए भी। सब एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसका मैं आई बटन में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा। और अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताऊंगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो आप अनअकैडमी पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो गेट 2022 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, जो आपको कंप्लीट रिवीजन करने में हेल्प करेगा और साथ साथ अपनी गलतियों को पहचान पाएंगे जो आप मॉक टेस्ट के दौरान करेंगे। तो ये हर संडे लगाया जा रहा है, तो आप भी लगा सकते हैं इसको, अभी भी मौका है आपके पास। और आप अनअकैडमी कॉम्बैक्ट में गेट मेगा कॉम्बैक्ट भी लगा सकते हैं, जिसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 मिनट मिलेगी, जो जनवरी 23 को होने वाला है सुबह 11 बजे, जिसमें टॉप 200 विनर्स को जो अच्छा स्कोर करेंगे उन्हें प्राइज़ भी मिलेंगे। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपका ईएससी मेंस क्लियर है तो आप गाइडेंस प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं ईएससी इंटरव्यू के लिए, जिसकी आज लास्ट डेट है 17 जनवरी। आज आपके पास आखिरी मौका है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं अभी भी। और अनअकैडमी के गेट 2023 और 24 के न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, जिसको आप अभी इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 यूज़ कर जिसको आप अगर यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, जो 19 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसमें आपको टॉप फैसिलिटी पढ़ाने वाली है, जैसे जसपाल सर, अभिषेक सर, दुष्यंत सर और भी बहुत सारे टॉप फैसिलिटी आपको पढ़ाएगी इसमें। और आपको अनअकैडमी में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, हैंड रेस करने का, लाइव क्लास का, लाइव डाउट का और लाइव इंटरेक्ट होने का बहुत सारे आपको फीचर मिलते हैं। आप इसमें स्क्रीनशॉट लेके या फिर पिक्चर लेके भी आप अपने डाउट को अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो के रूप में, जिसका आपको रिप्लाई मिलता है। और अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी मिलती है और आपको स्पेशल क्लास का फीचर भी मिलता है, जिसमें आप लाइव इंटरेक्ट हो सकते हैं टीचर्स के साथ। आप इसमें फ्री लेक्चर देख सकते हैं, आप फ्री नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ में। अनअकैडमी पर अभी ऑफ़र भी चल रहा है गेट और ईएससी के सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें आप अगर अभी इनरोल करते हैं 12 मंथ के लिए तो आपको 2 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे और आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ साथ अगर आप 24 मंथ के लिए इनरोल करते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसमें भी आपको 23% का डिस्काउंट मिलेगा। ये ऑफ़र सिर्फ 19 जनवरी तक वैलिड है, तो इसमें आप बिल्कुल देरी मत करिए, अभी इनरोल कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ FCU and FY are cube compressive strength of concrete and yield stress। FY हमारा क्या yield stress है और FCU क्या हमारा compressive strength of concrete, ठीक है, of steel respectively, and ES is the modulus of velocity of steel for all grade of concrete, the ultimate flexure strain in concrete। ये ध्यान देना है, हमने किस में पूछा हुआ है, strain अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कंक्रीट कैन बी टेकन एज, तो हम कितना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही पूछे ना, मैं मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट, ठीक है, या फिर हमारे लिख सकते हैं मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील। अगर स्टील की बात हो रही है तो अलग होगा और कंक्रीट की बात हो रही है तो अलग होगा, ठीक है, दोनों वैल्यू हमें याद रखनी है। और इसमें ES हमें बस कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, क्योंकि ऑप्शन में हमें ES दिख रहा है, पर ये वाला जो होता है ना हमारा, ये होता है स्टील के लिए, ठीक है, याद रखना है हमें। और इसमें पूछा किसका, अल्टीमेट फ्लेक्सर स्ट्रेन इन कंक्रीट कैन बी टेकन एज, वो होता है हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा 0.0035, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है। या फिर इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं हम, 0.35%, कैसे भी आ सकता है, आपको दोनों तरीके से याद रखना है। और स्टील का पूछ ले तो स्टील का लिखा होगा मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील रेनफोर्समेंट इन द सेक्शन ऑफ फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, FY बाय 1.15, ये हमारा स्टील के लिए, ठीक है। इसको और एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, 0.87 FY
बाय ES। ES क्या हमारा मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील 0.002। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिखा हो सकता है ये भी। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा मैक्सिमम, लिख देता हूँ एक बार, लेस देन हमारी ये वैल्यू, या फिर ये कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये वाली ये स्टील के लिए हमारा, ठीक है, स्टील के लिए रेनफोर्समेंट मतलब स्टील। ठीक है, और कंक्रीट के लिए हमने देख लिया मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होना चाहिए हमारा, वो हमारा 0.0035, इसको परसेंटेज में लिख सकते 0.35। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिपीटेड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से पूछिए स्टेट कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज लोअर देन द दैट ऑफ फॉर कंक्रीट। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील इज हायर देन दैट फॉर कंक्रीट। ठीक है, द फैक्टर सेफ्टी, इसमें हम सिंपल पता है हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा कितना होता है कंक्रीट का, फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक आता है हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और एक आता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर सेफ्टी फॉर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट। ठीक है, पहले हम कंक्रीट का देखते हैं, कंक्रीट का कितना होता है हमारा, कंक्रीट का होता है 3, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। ठीक है, और स्टील का कितना होता है, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, या तो हम याद रख सकते 1.78, या अप्रोक्सीमेटली इसको हम 1.8 लिख देते हैं। ठीक है, तो आप कोई दोनों याद रख सकते हैं, कोई सा भी एक याद रख सकते हैं, 1.8 सिंपल है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमारा दूसरा होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, वो भी हम याद रख सकते हैं, ये तो होता है हमारा WSM में वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, पार्शियल फैक्टर्स ऑफ सेफ्टी किस में आता है हमारा, ये आता है LSM में, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या फिर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा किस में आता है, पार्शियल, हमारा ये वर्ड पक्का होगा। ठीक है, ये आता है हमारा कंक्रीट के लिए कितना होता है, ये हमारा कंक्रीट के लिए होता है 1.5। ठीक है, और स्टील के लिए कितना होता है, स्टील के लिए होता है 1.15। ठीक है, अब दोनों में दिख रहा है, अगर पार्शियल का भी पूछते या फिर इसमें सिंपल पूछा हुआ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो ये स्टेटमेंट दिख रही है सब में, तो इसमें हमारी पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें बोला फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, स्टील के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लोअर देन दैट फॉर कंक्रीट। हमेशा क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए कम होता है हमारा। ठीक है, कम है ना हमारा, कंक्रीट का ज़्यादा, स्टील का कम है। अगर ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए स्टेटमेंट होती तो भी हमारा स्टील में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होता है। ठीक है, इसमें भी कम होता है, इसमें भी, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी और लिमिट स्टेट मेथड में भी कम होता है। ठीक है, LSM लिमिट स्टेट मेथड, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सारे फैक्टर तो याद होने चाहिए, डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं जेई एग्जाम में, AE और JEE में तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ESC में भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट पूछने वाले क्वेश्चन है, ये तो आपको याद रहने चाहिए। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब। एज पर IS 456/2000 साइड फेस reinforcement shall be provided along two face of a reinforcement concrete beam when the depth of the web exceed। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, साइड रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड किया जाता है, जब उसकी कितनी डेप्थ एक्सीड हो जाती है, जब हमें साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, साइड रेनफोर्समेंट क्या होता है, हमने अभी तक सिर्फ नॉर्मली यही पढ़े हुए हैं, हमारा कंप्रेशन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड होता है। ठीक है, ये टेंशन में प्रोवाइड होता है और कंप्रेशन में भी प्रोवाइड हो जाता है डबली रेनफोर्समेंट बीम में। सिंगली रेनफोर्समेंट बीम में सिर्फ टेंशन में होता है, नीचे वाला टेंशन में। ठीक है, और
डबली रेनफोर्समेंट बीम में कंप्रेशन में भी हो जाता है। साइड रेनफोर्समेंट होता है हमारा यहाँ पर, जब यहाँ पर भी प्रोवाइड करना पड़ जाए, जब इसकी जो डेप्थ है ना डी, जब वो एक्सीड कर जाती है एक लिमिट को, वो लिमिट क्या होती है, वो होती है हमारी 750। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, ठीक है 750, क्योंकि इसमें बाकी कुछ नहीं पूछा, सिंपल पूछा है कि कितनी डेप्थ एक्सीड कर जाए, साइड फेस रेनफोर्समेंट शेल बी प्रोवाइडेड अलोंग टू फेस ऑफ ए रेनफोर्समेंट, दोनों फेस के साथ। ठीक है, कंक्रीट बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड 750, तो इसमें डायरेक्ट 750 है हमारी। इसमें एक और कंडीशन होती है, ठीक है, हम अगर 750 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है तब भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक और कंडीशन में, वो पॉइंट मैं आपके लिए लिख देता हूँ। ठीक है, वो कब होगा, when beam is subjected to torsion and depth of the beam is greater than 450, अगर बीम हमारी टोरोजन में सब्जेक्टेड होगी, मतलब उस पर टोरोजन भी लग रहा होगा साथ में। टोरोजन क्या होता है, हमारा ट्विस्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, हमारा बीम पे ऐसे ये हमारी बीम दिख रही है, ठीक है, इस साइड और इस साइड ऐसा फोर्स लगे कि इसमें ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये इस साइड जा रहा है पोर्शन और ये इस साइड जा रहा है, ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अगर ये नहीं होगा ना ट्विस्टिंग इफेक्ट, जैसे ये इस साइड को जा रहा है और ये इस साइड को जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी अगर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एंड डेप्थ ऑफ द बीम इज ग्रेटर देन 450, अगर 450 से ही ज़्यादा हो जाती है, देन साइड रेनफोर्समेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। तो इस कंडीशन में भी हम प्रोवाइड कर देते हैं सिर्फ 450 से क्रॉस करते ही डेप्थ में। अगर वो टोरिज्म में फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा तो हम पहले प्रोवाइड करा देते हैं उस बीम में। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि ये तो हमने देख लिया कि हमारा टेंशन जोन में हमेशा सबसे पहले रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। सिंगली रेनफोर्समेंट देखे तो उसमें टेंशन जोन हमारा नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डबली रेनफोर्समेंट में हम कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए होता है। ठीक है, पर हमारा जब कैंटिलीवर की बात आती है ना, कैंटिलीवर में हमारा जो टेंशन जोन होता है ना वो ऊपर होता है। ठीक है, इसलिए हम कैंटिलीवर बीम में हमेशा ऊपर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर बीम में जैसे हमारी ये बाहर को जा रही है, तो इसमें जो हमारा टेंशन जोन ऊपर क्यों बनता है, क्योंकि जब ऊपर से लोड लगेगा ये हमारी ऐसे बेंडिंग होगी तो खिंचाव हमारा ऊपर की साइड होता है, इसलिए हम कैंटिलीवर बीम में ऊपर की साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट था ये, दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। अगर टोरोजन इफेक्ट ना हो तो 750 डेप्थ जब एक्सीड कर जाती है तो हम साइड रेनफोर्समेंट ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और टोरोजन इफेक्ट हो तो हमारी 450 डेप्थ एक्सीड करती है, हम साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट आईएएस कोड से पूछा जाता है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट इन वाटर यूज इन कंक्रीट मिक्स एक्स एज पर आईएस 456। तो ये तो डायरेक्ट आईएएस कोड की वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ऑर्गेनिक सॉलिड पूछा हो, मैक्सिमम परमिसिबल ऑर्गेनिक सॉलिड के लिए होती है 200 mg पर लीटर, और अगर इनऑर्गेनिक का पूछा होता तो होती है हमारी, ये होता है इनऑर्गेनिक के लिए 3000 mg पर लीटर, ये होता है हमारे इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक के लिए होता है। और अगर हमसे पूछा होता ये हमारी 400 mg पर लीटर किसके लिए होती है, ये किसी के लिए नहीं होती। ठीक है, ये किसी के लिए नहीं होती। और 2000 mg पर लीटर ये होती है हमारी सस्पेंडेड मैटर के लिए। ठीक है, ये हमारी सस्पेंडेड मैटर के लिए होगी, ये हमारी ऑर्गेनिक के लिए हो गई। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड। ठीक है, 1 mg पर लीटर। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस फॉर M25 कंक्रीट एज पर IS 456। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा, हमें पता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, 5000 √FC के कंक्रीट के लिए। ठीक है, और अगर स्टील का पूछ लेते तो हमारा सिंपल सा
स्टील के लिए पूछते थे 2 × 10⁵ मेगा पास्कल सिंपल सी हो जाती है। मेगा पास्कल की जगह हमारा ये भी लिखा हो सकता है, या फिर यूनिट चेंज हो सकती है हमारी न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसमें वैल्यू डाल देंगे तो हमारा FC के कैरेक्टर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी 25 होती है और M हमारा मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 25 डाल देंगे तो 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा तो ये 5 आ गया। 5 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻⁴ मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो हमारा इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ ए सैंपल कंक्रीट इज टेकन एज द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ, हम मिनिमम तो हम 3 तो लेते ही लेते हैं। ठीक है, मिनिमम पूछा होता है ना तो हम 3 तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, ज़्यादा हम कितने भी ले सकते हैं, तो इसमें मिनिमम ऑप्शन डालना चाहिए था द टेस्ट स्ट्रेंथ फॉर द सैंपल ऑफ कंक्रीट द मिनिमम नंबर ऑफ वो स्पेसमैन, ऐसे देना चाहिए था इन्हें। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है, वरना हम 3 तो लेते ही लेते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन ही हमें करेक्ट माना हुआ है, तो हम इसी को सही मान लेते हैं अभी। ठीक है, 3 तो हमारा मिनिमम होता है, 3 सैंपल तो हमें लेने ही होते हैं, 3 स्पेसमैन। मैक्सिमम और भी ले सकते हैं, तो 3 ही ऑप्शन इसमें करेक्ट माना हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, पूछा हुआ रिपीटेड है, तो 3 ही ऑप्शन इसमें करेक्ट मांगा है। 3 तो हमारे मिनिमम होते हैं। ठीक है, एक सैंपल में हम 3 सैंपल स्पेसमैन तो लेने होते हैं, तो बाकी हम और ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो इसमें 3 ऑप्शन ही करेक्ट माना है, तो इसी को ही आप देखिए। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, द यूनिट वेट ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS 875। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ किसका पूछा, रेनफोर्समेंट का पूछा, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का। तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का हमारा यूनिट वेट कितना होता है। ठीक है, रेनफोर्समेंट का होता है हमारा 2500 kg/m³। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 kN/m³। ठीक है, ये हमारा किसका होता है, RCC का यूनिट वेट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट का। ठीक है, PCC का पूछ ले, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका कितना होता है हमारा 2400 kg/m³, या फिर 24 kN/m³। यहाँ पर यूनिट चेंज करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो चलिए एक बार यूनिट चेंज करना ही सीखते हैं इसके क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर रहे, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें सबको पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, हमें पता है 1 kg = 10 न्यूटन होता है। ठीक है, एग्जैक्ट बोले तो ये होता है हमारा 9.81 न्यूटन। ठीक है, हम अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिट को चेंज करना में आना चाहिए। ठीक है, और हमें पता है 1 किलो न्यूटन, किलो आ जाए तो हमेशा 1000 से इंटू कर देते हैं, 1 किलो न्यूटन = 1000 न्यूटन। ठीक है, तो हम अभी जैसे हम इसी को चेंज करते हैं 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में। ठीक है, हमारा 2400 दिया हुआ है kg/m³ में दिया हुआ है, तो अब यहाँ से देख सकते हैं 1 kg = 10 न्यूटन, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 100 kg = 1 किलो न्यूटन। ठीक है, एक जीरो ही कम हो जाएगा, क्योंकि 1 kg में 10 न्यूटन है, एक जीरो कम हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो kg में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं हम 1 न्यूटन = 1/10 kg, तो kg में चेंज करने के लिए हम 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो 100 kg = 1 किलो न्यूटन लिख सकते हैं हम, तो हमें पता चल गया 100 kg = 1 किलो न्यूटन। तो इसको जब हम 100 से डिवाइड कर देंगे, जैसे 1/100, अगर kg को हमें चेंज करना हो किलो न्यूटन में, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ऐसे हम सिंपली इन्हें चेंज कर सकते हैं, चेंज करना आना चाहिए, कोई भी यूनिट किसी में भी चेंज करने के लिए पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेनफोर्समेंट इन RCC टेक्स, तो हमारा रेनफोर्समेंट क्या लेता है, स्टील हमारा क्या लेता है,
ठीक है, स्टील हमारा टेंशन को लेता है, ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस सिंपल सा है। और हमारा पूछ देते कंक्रीट क्या लेता है, कंक्रीट हमारा लेता है ये हमारा कंक्रीट लेता है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ए लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड विद द लोड फैक्टर इज नोन एज, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ये हमारा होता है डिजाइन लोड, ठीक है, डिजाइन लोड, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक लोड को लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिजाइन लोड निकल के आता है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ही हम अच्छे से देख सकते हैं, आप बोलेंगे तो चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो हमारा पहले पता होना चाहिए हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ सबसे पहले। तो मैं कैरेक्टरिस्टिक लोड हमारा क्या होता है, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ा था वैसे हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है, ठीक है। बस इसमें हम प्रोबेबिलिटी को बोल देते हैं कि 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सीड नहीं करनी चाहिए उसकी लाइफ टाइम में, ठीक है। तो चलिए इसके एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ लोड विच हैज इन 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक लोड। तो वो वैल्यू लोड की जिसकी 95% प्रोबेबिलिटी है कि कभी भी इस लोड से एक्सीड नहीं करेगा अपनी पूरी लाइफ में वो स्ट्रक्चर, ठीक है, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक लोड होता है। और हमारा डिजाइन लोड क्या होता है, डिजाइन लोड का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये इसका आंसर है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड हमारा किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, एक तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड को हम एफ से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है, एफ से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू हमारा होता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसको हम वाई एम से डिनोट कर देते हैं जनरली, ठीक है, ये होता है हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और ये हमने देख ही लिया कंक्रीट के लिए कितना होता है, कंक्रीट के लिए होता है हमारा 1.5 और स्टील के लिए होता है 1.15, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। कंक्रीट के लिए कितना होता है 1.5, कंक्रीट के लिए होता है हमारा 1.5, ये होता है हमारा कंक्रीट के लिए, ठीक है। और 1.15 किसके लिए होता है, स्टील के लिए, ठीक है। और हमारा जैसे ये डिजाइन लोड का था, ऐसे ही हमारा मटेरियल के लिए हम बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। लिमिट स्टेट में हम अच्छे से पढ़ेंगे, आप बोलेंगे मैं आरसीसी के लेक्चर कंटिन्यू कर दूंगा, मैं क्वेश्चन तो करा रहा हूँ, मैंने लेक्चर कंप्लीट नहीं कराया आरसीसी के, ठीक है, तो आप बोलेंगे तो मैं उनको कंटिन्यू अब स्टार्ट कर दूंगा दोबारा से। डिजाइन स्ट्रेंथ हमारा कितना होता है, डिजाइन स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक लोड एफ सी के, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो यही सेम होगा हमारा, यहाँ पर एफ सी के वैल्यू आ जाती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसको हम इससे डिनोट कर देते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ। तो इसका ऑप्शन हमारा सिंपल सा पूछा, द लोड वैल्यू ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द कैरेक्टरिस्टिक लोड एंड विद लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लोड फैक्टर बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल बोलना चाहे तो बोल सकते हैं हम उसे, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर एफ ई 415, यील्ड स्ट्रेस लिखा हो सकता है या फिर हमारा इसकी जगह प्रूफ स्ट्रेस लिखा सकता है, यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को ही हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। तो एफ ई 415 है तो उसका 415 हो जाएगा, 415 मेगा पास्कल। अगर एफ ई 500 होता इसके लिए, एफ ई 500 के लिए हो जाता, ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ये होती है हमारी यील्ड स्ट्रेस या प्रूफ स्ट्रेस, ठीक है। बाकी इन ग्रेड के तो होती नहीं, एफ ई 250 होता है नॉर्मली, यही होते हैं हमारे ग्रेड्स, ठीक है। तो चलिए ये हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक और है हमारा सिंपल क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हैं, बड़े आसान है।
ये भी आसान है। 3 क्वेश्चन बचे, हम इन्हें और देख लेते हैं फटाफट। द 28-day कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर M25 के लिए 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। सिंपल सी है, यही होती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है। M20 ग्रेड के लिए हमारा क्या होता है? 1:1, 1.5 रेशियो 3 होता है। सिंपल ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आसान क्वेश्चन है। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन, तो किससे कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, तो हमारी कौन सी कंडीशन होती है? एक तो होती है माइल्ड कंडीशन, ठीक है, दूसरी होती है हमारी मॉडरेट, ठीक है, फिर आती है हमारी फिर आती है वेरी सीवियर, फिर आती है हमारी एक्सट्रीम। इसके लिए मैं डायरेक्ट फोटो लानी चाहिए टेबल की, वो ज़्यादा अच्छा रहता। चलो मैं बना देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा मैं इसे। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई है क्लियर कवर को हम नॉमिनल कवर और बोल देते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना में नॉमिनल कवर। ये क्या होता है हमारा? ये होता है जैसे हमारे रेनफोर्समेंट, ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, ये हमारे सरिये लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो क्लियर डिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये सरियों के एंड से लेकर यहाँ तक क्लियर डिस्टेंस जो हमें साफ साफ दिख रही है, उसी को क्लियर कवर या फिर हम नॉमिनल कवर बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ नॉमिनल कॉन्क्रीट कवर बोला हुआ। ठीक है, इसी को हम क्लियर कवर भी बोल देते हैं। फॉर मॉडरेट एक्सपोजर, मॉडरेट के लिए पूछा, मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन, किससे कम नहीं होना चाहिए हमारा? 30 से कम नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर है 30 mm तो हमें देना ही देना, 30 mm अंदर को सरिया होना ही होना चाहिए। ठीक है, बाहर से। ठीक है, 30 mm, ये 30 mm अंदर होना ही होना चाहिए। ठीक है, मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए। ठीक है, माइल्ड के लिए कितना हो जाता है? 20, 30, 45, 50 और 75। एक्सट्रीम, वेरी सीवियर, इनको हमने अच्छे से किया हुआ है, आपको मेरी RCC की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इनको हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है, सबके एग्जाम्पल के साथ। आपको कभी डाउट नहीं होगा इनके ऊपर कि किस स्ट्रक्चर में किस में होता है। अगर आप वो वीडियो देखते, मैंने IS कोड के सब समझाए हुए हैं उसमें। ठीक है, और आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत हो आप मेरे से पूछ ही सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।